अस्सलामुअलैकुम। उमर अकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 सी प्रोग्रामिंग बेसिक्स की एक्सप्लेनेशन देंगे और रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में इंशाल्लाह आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं और चैप्टर के कंटेंट्स की जानिब। तो चैप्टर जो है आपका प्रोग्रामिंग बेसिक्स का सी प्रोग्रामिंग की, तो उसमें जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले आपको सी के वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि वेरिएबल्स क्या चीज़ें होती हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, फिर उनकी टाइप्स क्या होती हैं, साथ में वेरिएबल्स की डिफाइनिंग, डिक्लेयरिंग, इनिशियलाइजिंग। तो ये कंसेप्ट्स जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक आपका फंक्शंस का स्टार्ट हो जाता है, जो कि इनपुट और आउटपुट सबसे बेसिक फंक्शंस हैं और उनकी जो कैटेगरीज हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताएंगे और फिर इसी तरह से हमारे फिफ्थ जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो ये एक वीडियो में तो कवर नहीं होगा। इंशाल्लाह आज हम जो है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का जिक्र करेंगे, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको हर टॉपिक के बारे में इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये आपका चैप्टर है और इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स जो हैं और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मस्ट आएंगे। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। आपका तकरीबन 30% जो पेपर है ना वो इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और कॉन्स्टेंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्टेंट्स का आखिर क्या मतलब होता है। कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कॉन्स्टेंट एक ऐसी वैल्यू को कहा जाता है जो कि फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड वैल्यू को शो करे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जितने भी नंबर्स हैं तो उन नंबर्स की जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है। अगर आप 3 कहीं लिखते हैं तो 3 के अंदर कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। 3 2 को शो नहीं कर सकता, 3 4 को शो नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग के अंदर वो वैल्यूज़ जिनकी जो है चेंजिंग नहीं होती तो उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो आप अपने सी प्रोग्राम के जो है ना एग्जीक्यूशन के दौरान जिन जो वैल्यूज़ आपकी चेंज नहीं होंगी वो सारी की सारी आपकी फिक्स वैल्यूज़ या कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगी। कॉन्स्टेंट्स के लिए एक और वर्ड लिटरल्स भी इस्तेमाल किया जाता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी कांस्टेंट को अब आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये करना होता है कि आपको अपनी कांस्टेंट की डाटा टाइप से पहले या उसके डाटा टाइप के बाद आपको कांस्टेंट लिखना होता है। यानी कि ये एक रिजर्व्ड वर्ड होता है, CONST जो है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये एक इनका की वर्ड है या रिजर्व्ड वर्ड है जो आप दूसरे वेरिएबल के नेम के तौर पर इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है भाई। तो अब आपको अगर सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट कहीं डिक्लेयर करना हो प्रोग्रामिंग के दौरान तो आप उसको इस सिंटैक्स के ज़रिए डिक्लेयर कर सकते हैं कि पहले CONST लिखें, कांस्टेंट की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, उसके बाद डाटा टाइप और फिर उसके बाद आप अपने कांस्टेंट का जो भी आपने नेम रखा है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या कांस्टेंट को डाटा टाइप डिफाइन करने के बाद भी लिख दें तो भी दोनों सूरतों में ये काबिल कबूल होता है। अब उसके बाद हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमने एक छोटा सा सैम्पल प्रोग्राम बनाया है जिससे आपको इसका कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कि हमने एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट करवाया। प्रोग्राम स्टार्ट होते ही इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में ये जो हैश लिखा हुआ है तो इस हैश के ज़रिए हमने ये प्री प्रोसेसर जो है यूज़ किया है। इसकी आपको आगे के इंशाल्लाह ताला चैप्टर्स में मज़ीद एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी सिर्फ इतना बता देते हैं, प्री प्रोसेसर जो होता है वो एक ऐसी फ़ाइल होती है जो कि पहले से ही उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। यानी ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप इसको सी लैंग्वेज को एक्टिवेट करते हैं, उसके कंपाइलर को बताते हैं कि इसमें जो फंक्शंस यूज़ होंगे इनकी एक्सप्लेनेशन जो है ये आपको इस फाइल के अंदर मिलेगी। तो बेसिकली हम जो अभी स्टार्टिंग लेवल पे जो बनाते हैं तो उसमें हम प्री प्रोसेसर जो यूज़ करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच वाली फ़ाइल को इंक्लूड करवाते हैं। ठीक है भाई। तो अब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है भाई। प्री प्रोसेसर देने के बाद फिर हर सी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपको एक मेन फंक्शन यूज़ करना होता है। फिर उस मेन फंक्शन के बाद मैंने अपना एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करी। मैंने एक कांस्टेंट यूज़ किया। कांस्टेंट का मतलब ये जो वैल्यू है इसके कंटेंट्स चेंज नहीं होंगे और मैंने कांस्टेंट के तौर पे लिया है वेरिएबल नेम लेंथ और उसकी वैल्यू फिक्स करवा दी है 10। तो अगर मैं यहाँ पे ये कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ नहीं करता तो फिर ये इसको जो है ना कांस्टेंट वैल्यू के बजाय इसको ये वेरिएबल की तौर पे ट्रीट करता और फिर इसकी वैल्यूज़ जो है वो आगे चल के चेंज हो सकती थी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे नीचे देखें मैंने यहाँ पर भी इंटीगर एरिया ऑफ स्क्वायर के नाम से एक वेरिएबल लिया है। अब इसके साथ कांस्टेंट नहीं लगाया तो ये वो वैल्यू है जो कि जिसके अंदर
जो भी कंटेंट्स स्टोर होंगे उसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, यानी कोई फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये INT जो लिखा है, ये क्यों लिखा है? ये INT डाटा टाइप को शो करता है, इसका मतलब होता है इंटीगर, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो होल नंबर्स की वैल्यू होगी। ठीक है ना। हम आगे चल के इंशाल्लाह आगे लेक्चरों में डाटा टाइप्स की भी जो है डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद नीचे मैंने जो है ना करना क्या है, मैंने प्रोग्राम बना क्यों रहा हूँ, प्रोग्राम का मकसद है कि मैं जो है आपको एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अब मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर एक वेरिएबल लिया हुआ है और उसके अंदर मैंने फार्मूला लगाया कि लेंथ की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करो, क्योंकि स्क्वायर के एरिया कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फार्मूला यही है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ का स्क्वायर। तो अब ये दोनों जो लेंथ की फिक्स वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके जो है लेंथ की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और एरिया ऑफ स्क्वायर के अंदर ये कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू होगी वो असाइन कर देगा और एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100। जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो उसकी मदद से जो है ये जो मैंने नीचे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करी है, ये प्रिंट स्टेटमेंट के आगे जो लिखा है इसको प्रिंट कर देगा और उसके सामने मेरी कैलकुलेशन के बाद जो है लेंथ भी शो हो रही होगी और लेंथ के साथ साथ मैंने जो एरिया कैलकुलेट किया वो भी शो हो रहा होगा। अच्छा, ये जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो यहाँ पे परसेंटेज का साइन लिखा है, परसेंटेज D वगैरह, और ये जो कॉलन सेमी कॉलन लिखे हैं, ये सारी वो चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में आपको सारी एक्सप्लेन होंगी। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, ये इनका काम ये होता है कि ये हमें बताते हैं कि हम जो डाटा प्रिंट करवा रहे हैं वो किस डाटा की नेचर रखता है, यानी जिस तरह डाटा टाइप डिफाइन की थी बिल्कुल ऐसे ही यही काम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का होता है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला आपको आगे प्रोग्राम में समझ में आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसका मकसद दिखाना ये था कि कॉन्स्टेंट्स को किस तरीके से प्रोग्राम्स में यूज़ किया जाता है। उसके बाद अब कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं, जनरल कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि कॉन्स्टेंट का मतलब एक ऐसी वैल्यू, एक कोई भी जो कि चेंज ना हो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो आप उसको कॉन्स्टेंट कहेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉन्स्टेंट्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है उनकी नेचर के हिसाब से। एक तो हमारे पास उनको प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स की कैटेगरी में बांटा जाता है और एक सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स की कैटेगरी में। फिर प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स की फर्दर दो बेसिक टाइप्स होती हैं, एक कहलाते हैं न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, जैसे हमने जो भी प्रोग्राम यूज़ किया था उसके अंदर हमने एक न्यूमेरिक वैल्यू थी, एक नंबर था जिसको कांस्टेंट के तौर पे एक वेरिएबल में असाइन किया था। तो ऐसे तमाम कांस्टेंट्स न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कहलाते हैं। और न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को भी फर्दर नंबर्स की क्वालिटी के हिसाब से दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक नंबर्स वो होते हैं जो कि होल नंबर्स होते हैं, और एक नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल पार्ट साथ में रखते हैं, तो उनको रियल कांस्टेंट्स कहते हैं। इसी तरीके से हम जो है कांस्टेंट्स में ज़रूरी के नंबर्स, हम कैरेक्टर्स को भी कांस्टेंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं। अब कैरेक्टर कांस्टेंट्स में हमारे पास जो टाइप्स होती हैं उसमें सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं। अभी फ़िलहाल इस साल आपके सिलेबस के अंदर जो है सिर्फ प्राइमरी कांस्टेंट्स हैं जो आपका मेन फोकस होने चाहिए। सेकेंडरी कांस्टेंट्स की जितनी भी टाइप्स हैं उनमें से सिर्फ एक आपका सिलेबस का हिस्सा है, वो है एरे, और एरे का जो है बाकायदा एक अलग चैप्टर है, तो हम जो है एरे की डिस्कशन वहीं उस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, और तो आज हम सिर्फ आपको प्राइमरी कांस्टेंट्स की तमाम टाइप्स के बारे में बताएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। और सेकेंडरी कांस्टेंट्स में से सिर्फ एक एरे है जिसका बाकायदा एक अलग चैप्टर है, तो वहाँ पर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, न्यूमेरिक कांस्टेंट जैसा भी बताया कि वो कांस्टेंट वैल्यूज़ जो कि नंबर्स पर बेस करती हैं उन्हें न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कहते हैं। इंटीगर कांस्टेंट्स वो नंबर्स जो कि होल नंबर्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है भाई, अब होल नंबर्स वाले इंटीगर कांस्टेंट जो होते हैं उनको 3 तरह से लिखा जा सकता है। या तो वो डेसिमल बेस वाले होंगे जो हमारी आम जिंदगी में जो नंबर इस्तेमाल होते हैं 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं ये सारे डेसिमल बेस वाले कहलाते हैं। इसी तरह ऑक्टल बेस वाले नंबर हो सकते हैं या हेक्साडेसिमल वाले बेस वाले नंबर भी हो सकते हैं। तो ये सारे बस होल नंबर होंगे, इनके अंदर कोई डेसिमल पार्ट नहीं होगा, तो वो इंटीगर कांस्टेंट्स कहलाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास रियल कांस्टेंट्स वो होंगे जो कि ऐसे नंबर्स को शो करते हैं जिनके अंदर डेसिमल पार्ट भी होता है। ठीक है ना, तो वो डेसिमल वैल्यूज़ के साथ जो नंबर्स होते हैं वो रियल कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं अलग अलग, इनकी भी वजह है। कभी कभी हम ऐसी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं जो कि जिनमें डेसिमल पार्ट्स आ ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे हम आगे इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम भी बनाते हैं, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कहीं कैलकुलेट करना हो, जैसे कि आपने कोई क्वांटिटी है जैसे अंडे हैं, तो आप कभी ऐसा हो सकता है कि आप दुकान पे जाएं और जाके उसको बोलेंगे भाई मुझे 4.5 अंडे दे दो। तो 4.5 अंडे कैसे देगा भाई आपको? आप बोलेंगे भाई रियल वैल्यू है, मुझे तो डेसिमल में चाहिए, तो 4 अंडे वो होल नंबर में देगा और एक आपके सर पे फोड़ देगा। तो कुछ चीज़ें हमारे पास
होल नंबर्स में ली जाती हैं, इसीलिए हमने जो है नंबर्स की कैटेगरी बना दी है कि अगर आपका डाटा है जिसमें डेसिमल वैल्यू आ ही नहीं सकती, यानी इलॉजिकल लगेगी। अब 4.5 अंडे इलॉजिकल कंसेप्ट है, तो वहाँ पर हम डाटा टाइप इंटीगर रख देंगे। अब अगर फ़र्ज़ करें आप अपने ड्रेस सिलवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब आपको हर बंदे की जो है वो चौड़ाई और लंबाई डिफरेंट है। तो जब आप कभी अपने कपड़ों की मेजरमेंट देंगे तो उसमें आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते, उसमें आप होल नंबर्स में नहीं ले सकते, वरना क्या होगा, कपड़े आपको फिट नहीं आएंगे। तो ऐसा अगर कहीं डाटा हो जहाँ पे मेजरमेंट बिल्कुल हमें डेसिमल प्रिसीजन बहुत ज़रूरी हो, तो वहाँ पर हम डाटा टाइप रियल कांस्टेंट रख देते हैं, और जहाँ पर होल नंबर्स में लेना हो तो वहाँ पर हम इंटीगर कांस्टेंट रखते हैं। अच्छा भाई, अब उसके बाद हमारा आगे जो है कैरेक्टर कांस्टेंट्स आ जाते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट्स जो हैं वो सी लैंग्वेज में उनको भी 3 तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। एक या तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में हम जो है किसी भी सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर अगर लिख दें तो वो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। स्ट्रिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स, तो ये इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। अच्छा, याद रखें स्ट्रिंग जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप के तौर पे काउंट नहीं होती, लेकिन जब हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के अंदर स्ट्रिंग का वर्ड यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कि उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है नंबर्स के साथ यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास आगे चलें तो हमारे पास है बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को स्केप सीक्वेंस भी कहा जाता है, ठीक है भाई। तो स्केप सीक्वेंस वैसे आपका स्टैंड अलोन टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप किसी जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बैक स्लैश यूज़ करें, बैक स्लैश यानी कि ये बैक स्लैश को याद ऐसे रखिएगा कि इसका सर जो होता है पीछे की तरफ और पैर आगे की तरफ, ठीक है ना। तो पैर आगे की तरफ है तो ये बैक स्लैश की तरह जो है ना आपने ये याद रखना है, और अगर इसका सर आगे है और पैर पीछे तो फिर जो है वो फॉरवर्ड स्लैश हो जाएगा। तो अगर आप, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी टाइप करते हैं ना तो ध्यान में नहीं रहता, बैक स्लैश की जगह फॉरवर्ड लिख लेते हैं, फिर जो है ना एरर आ जाता है। तो इसका काम ये होता है कि अगर किसी भी आप कैरेक्टर के साथ, अल्फ़ाबेट के साथ अगर बैक स्लैश यूज़ करते हैं तो फिर उस कैरेक्टर के ना वो सी लैंग्वेज एक अलग मीनिंग्स कंसीडर करती है। यानी कि हमने उसके कंपाइलर को पहले आइडेंटिफाई किया हुआ है कि अगर आपके पास टी के साथ बैक स्लैश लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि आपने एक टैब का स्पेस देना है, और अगर एन के साथ बैक स्लैश लगा हुआ हो तो उसका मतलब आपने न्यू लाइन के ऊपर चले जाना है प्रिंट करते हुए। तो जब हम किसी कैरेक्टर के साथ बैक स्लैश यूज़ करते हैं तो उसके ख़ास मीनिंग्स होते हैं और उसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो है बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अब टी का जो मीनिंग है वो कांस्टेंट है कि टैप करना है, टैप का स्पेस देना है। इसी तरह एन का जो है मतलब वो भी कांस्टेंट है कि उसका मतलब है कि न्यू लाइन की तरफ आपने जंप करना है, ठीक है। तो हमारे पास सी लैंग्वेज में 15 एस्केप सीक्वेंस हैं जो कि बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स को शो करते हैं। तो यहाँ हमारा कांस्टेंट्स का हो गया टॉपिक ख़त्म। अब चलते हैं हम वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल का मतलब कांस्टेंट के अपोजिट एक ऐसी वैल्यू को शो करना होता है जो कि फिक्स नहीं होती, बल्कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वो जो है चेंज हो सकती है। तो सिंपली अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल का मतलब हमारे पास कंप्यूटर करता ये है कि सी का कंपाइलर एक मेमोरी लोकेशन असाइन कर देता है उस वेरिएबल को, और उसके अंदर हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं जो डाटा टाइप हमने उस वेरिएबल के लिए डिफ़ाइन की होगी। जैसी डाटा टाइप डिफ़ाइन की होगी उसी के लिहाज से सी प्रोग्राम के अंदर उसकी जो है उतनी ही मेमोरी जो है स्पेस अवेलेबल होगी, ठीक है ना। जैसे इंटीगर के लिए मेमोरी स्पेस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कैरेक्टर के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो वेरिएबल का मतलब एक सिंपल मेमोरी लोकेशन है जिसका हम एक नाम रखते हैं। यहाँ एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ कि इनको जो है आइडेंटिफायर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर का मतलब होता है किसी भी आपको सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी आप फंक्शंस या वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो उनका जो आप नाम रखते हैं उसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और आइडेंटिफायर का मतलब को यही वेरिएबल्स और फंक्शंस के नेम्स होते हैं। तो जनाब सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स को इंसर्ट कराने के लिए आपको उसका जो सिंटैक्स है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले आप वेरिएबल की डाटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसके बाद डाटा टाइप के बाद आप वेरिएबल का नेम डिफ़ाइन करते हैं। या आप एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे जो हैं लिस्ट की सूरत में भी वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक डाटा टाइप लिखी और उस डाटा टाइप से रिलेटेड आपने बाकी जो सारे वेरिएबल्स हैं जो उस डाटा टाइप से रिलेटेड होंगे उन सब के ना जो है आपने कॉमे के स्पेस के साथ, कॉमा खाली डालना, स्पेस नहीं, कॉमे के साथ आपने उन सब के
नेम्स एक ही लाइन में डिफाइन कर दिए, तो वो तमाम वेरिएबल्स की डाटा टाइप जो आपने शुरू में मेंशन की होगी वो असाइन कर देगा और मेमोरी के अंदर हर वेरिएबल नेम की एक लोकेशन बन जाएगी जहां आपका डाटा सेव होगा। अब हमारे पास वेरिएबल्स के नेम यानी कि आइडेंटिफायर के नेम्स, पेपर में अगर सवाल आया आइडेंटिफायर के नेम्स के रूल्स क्या हैं, तो वो और ये वेरिएबल्स के नेम के रूल्स एक ही चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिफायर कहते ही किसी भी चीज़ के नाम रखने को है। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप वेरिएबल्स की नेम्स अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी नहीं रख सकते, बल्कि उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप कोई भी जो नेम देंगे तो वो आपके पास या तो आपके कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में होगा यानी अल्फ़ाबेट्स होंगे, या डिजिट्स की सूरत में होगा। स्पेशल कैरेक्टर्स आप सिवाय अंडरस्कोर के और कोई यूज़ ही नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल का नेम देने में। साथ में रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा यानी नाम का जो पहला कैरेक्टर होगा वो लाजमी है कि वो कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी वेरिएबल के नेम को लिखते वक्त उसके बीच में ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं होती, ठीक है, ये भी एक रूल है। साथ में स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउ नहीं होते, ये भी आपको बता दिया। तो बस इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। बाकी ये कि अल्फ़ाबेट के कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का भी ख्याल रखें, क्योंकि इससे जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल नेम्स। तो जो आपने कैपिटल में अगर डिफ़ाइन किया तो वो एक अलग वेरिएबल नेम होगा, और जो वही नाम अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो वो एक न्यू मेमोरी लोकेशन उसकी क्रिएट करेगा। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएबल डेफिनेशन इन सी, ठीक। यहाँ पर हमने जब शुरू में हमारा जो टॉपिक था हमारा जो रिड्यूस सिलेबस का, तो उसमें वेरिएबल्स की टाइप्स थी और उसके साथ वेरिएबल की 3 अलग चीज़ें थी, जिसमें डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये 3 उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए थे, ठीक है ना। अपने आप में ये तीनों वर्ड्स मायने रखते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। जब हम अभी जो है पहले इन 3 चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि वेरिएबल डेफिनेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। जब ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएंगे फिर आगे चल के हम वेरिएबल की मुख्तलिफ टाइप्स का हवाला देंगे। तो वेरिएबल डेफिनेशन का मतलब तो वही है जैसे कि हमने ऊपर बताया कि जब हम किसी भी वेरिएबल का कोई नाम रखते हैं, उसकी डाटा टाइप डिसाइड करते हैं, तो उसको कहते हैं वेरिएबल डेफिनेशन, कि आप प्रोग्राम के अंदर अपना वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। अब ये डिफाइनिंग ऑफ वेरिएबल्स आप सिंगल भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, आप लिस्ट के सूरत में भी कर सकते हैं या एक कलेक्टिव सूरत में भी कर सकते हैं कि बहुत सारे वेरिएबल्स एक ही लाइन में कॉमा डाल करके आपने मेंशन कर दिया और सामने उनकी आपने डाटा टाइप लिख दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मुख्तलिफ वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट कहलाता है वेरिएबल डेफिनेशन। दूसरा जो हमारा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो कहलाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है? सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको वेरिएबल्स को यूज़ करने से पहले प्रोग्राम के अंदर उसकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन पहले करना ज़रूरी है। तो ये आप पहले वेरिएबल को डिफाइन और डिक्लेयर करते हैं, यानी प्रोग्राम के शुरू में ही आगे कोई फंक्शन यूज़ करने से पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना लाजमी होता है। फिर उसके बाद आप आगे चल करके फॉर्मूले में वेरिएबल को जो है यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो डिक्लेरेशन होती है हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके जो है हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो कहलाता है प्राइमरी टाइप डिक्लेरेशन और दूसरा हमारा तरीका कहलाता है यूज़र डिफाइंड टाइप डिक्लेरेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो प्राइमरी टाइप डिक्लेरेशन होती है वो तो सिंपल होती है, जैसे कि ऊपर आपको बताया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो जो सिंपल डिक्लेरेशन होती है उसको प्राइमरी टाइप डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। जबकि दूसरी जानिब यूज़र डिफाइंड टाइप डिक्लेरेशन जो होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। इसमें हम करते ये हैं कि हमारे पास जो डाटा टाइप होती है, जैसे कि इंटीगर रखना है या रियल रखना है, हम बार बार ये वर्ड इंटीगर और रियल यूज़ करने के बजाय हम जो है यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं टाइप डिफाइन। अब टाइप डेफ करके जो लिखा जाता है ये एक कीवर्ड है और ये लिख करके हम डाटा टाइप लिखते हैं और उसके आगे हम उस डाटा टाइप को नया नाम क्या देना चाहते हैं। क्योंकि बार बार इंटीगर यूज़ करने के बजाय अगर हम अपने प्रोग्राम में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो डाटा की वैल्यू है यानी कि इंटीगर की जगह उसका नाम चेंज कर दें, समझ लीजिए इंटीगर को मैं अपने ग्रुप में जो भी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ वो वेरिएबल का नाम ही ऐसा हो कि वो इंटीगर को ही शो कर रहा हूँ। तो जब मैं इंटीगर की डाटा टाइप की सिर्फ हेडिंग चेंज करूँ तो उसके लिए मैं जो है ये टाइप डेफ फंक्शन यूज़ करता हूँ और ये जो कीवर्ड यूज़ करके जब मैं वो डाटा टाइप चेंज करता हूँ उसे यूज़र डिफाइंड टाइप डिक्लेरेशन कहते हैं। अब ये बात ऐसे दिमाग में नहीं घुसेगी तो इसके लिए एक सिंपल सी आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर 2 वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है ना। एक टेबल बनाना है जिसके अंदर एक तो लोग आए और दूसरा वेट आए, यानी कि मैं फैमिली वाइज कैलकुलेट करना चाहता हूँ।
कि भाई मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ के अंदर जो लोग हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है और फिर उनका वेट कितना है। तो अब मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर जो है शुरू में मुझे मालूम है कि लोग जो हैं किसी भी फैमिली के अंदर वो कभी भी जो है रियल वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल वही अंडों वाली मिसाल है। आप किसी फैमिली में जाके काउंट करेंगे भाई आपके यहाँ कितने बंदे हैं, वो कहेंगे 4.5, तो आपको समझ आएगी कि 4.5 का क्या मतलब, 4 पूरे हैं एक आधा है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि लोग जो होते हैं वो होल नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। लेकिन वज़न जो है, वेट जो है, वो एक ऐसी वैल्यू है जिसको ज़रूरी नहीं कि आप होल नंबर में काउंट करें। ये तो जितना है जो मेजरमेंट आ रही होगी वो उतनी ही ली जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें डेसिमल पार्ट सेंस बनती है कैलकुलेट करना, और पीपल्स के साथ डेसिमल पार्ट कैलकुलेट करना सेंस नहीं बनता। तो मैंने किया ये कि मैंने यहाँ पर पीपल और वेट को बजाय इसके कि मैं बार बार इंटीगर या फ्लोट यूज़ करता, मैंने इनके साथ टाइप डेफ यूज़ किया और मैंने कहा इंटीगर की जगह पीपल लिख दो। यानी कि अब डाटा टाइप में इंटीगर लिखने के बजाय आगे अपने प्रोग्राम में पीपल लिखूंगा तो वही कंप्यूटर समझ जाएगा, सी का कंपाइलर समझ जाएगा कि ये डाटा टाइप जो कि इसने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि पीपल जो है वो इंटीगर वैल्यू है। तो मैं अगर इंटीगर लिखने की जगह पीपल लिखूंगा डाटा टाइप के तौर पे तो वो कंप्यूटर समझ जाएगा और मेरे लिए भी आगे जो प्रोग्राम बना रहा हूँ उसमें समझना आसान होगा। इसी तरह वेट की जगह फ्लोट वैल्यू लिखने के बजाय, फ्लोट की बजाय मैं वेट लिखूंगा तो वेट वो समझ जाएगा कि ये एक वैल्यू है जो कि फ्लोट वैल्यू या रियल वैल्यू को स्टोर करती है। तो मैंने फिर नीचे अपना प्रोग्राम में आगे चल करके जब वेरिएबल्स डिफाइन किए कि भाई फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, उसके आगे मैंने डाटा टाइप की जगह बल्कि क्या लिख दिया, पीपल, कि इस वेरिएबल के अंदर जो तादाद है, जो नंबर या जो डाटा आएगा वो लोगों को शो कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से B1, B2 के नाम से मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए, तो उसके आगे रियल या फ्लोट लिखने के बजाय मैंने वेट लिख दिया, ताकि काम वही करेगा कि मैं फ्लोट लिखता तो भी वही होता, पर वेट लिख दिया तो उससे जो है अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप डिफ़ाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, तो इसको कहते हैं हम यूज़र डिफाइंड टाइप डिक्लेरेशन। चले भाई, अब आखिरी जो हमारा टॉपिक है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी अपने जो भी वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया है, उसकी डाटा टाइप, उसका नाम, उसके अंदर जब वैल्यू सेव करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं, तो उसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो अगर आप वैल्यू स्टोर नहीं कराते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो है ना, समझ लें कि मेमोरी के अंदर एक खाली प्लॉट पड़ा रहता है, और जब आप कोई वैल्यूज़ के अंदर सेव करवा देते हैं तो वो जो है आपकी जो भी वैल्यू आपने सेव कराई होगी वो उस जो है मेमोरी लोकेशन पे जो है एक्सेसिबल होगी। तो ये कहलाती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि था टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली हमारे पास जो है वो 5 बेसिक वेरिएबल टाइप्स होती हैं। उसमें सबसे पहले जो होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम प्रोग्राम के अंदर अपने एक फंक्शन ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं और वहीं उस फंक्शन ब्लॉक के अंदर वो यूटिलाइज होते हैं। तो किसी ख़ास ब्लॉक के अंदर तक जो डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और जो यूजेज होती है वेरिएबल की, तो उन वेरिएबल्स को हम जो है लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको जो है सिंपल से 2 प्रोग्राम्स की मदद से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन करी। ये जो फर्स्ट आपको लाइन नज़र आ रही है इंटीगर ए और बी, इसको वेरिएबल डेफिनेशन या वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। तो यहाँ हमने अपने 2 वेरिएबल्स, उनके नाम रख के उनको डिफाइन किया और उनकी डाटा टाइप के साथ उनको डिक्लेयर कर दिया। नीचे हमने उनके अंदर वैल्यू असाइन कराई है, ठीक है ना, इसको वेरिएबल असाइनमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद हमने उन वेरिएबल्स को उस फंक्शन के अंदर, यानी कि ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, ये आपके पास एक ब्लॉक कहलाता है या एक ब्लॉक ऑफ फंक्शन कहलाता है, और ये जो इंडिविजुअल लाइंस लिखी हैं इनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो एक ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो है हो सकती हैं और एक ब्लॉक के अंदर फर्दर नेस्टेड ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। तो हमने इस ब्लॉक के अंदर 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, डिफाइन किया और इनिशियलाइज़ किया और साथ में उनको यूटिलाइज़ किया। ये कहलाते हैं लोकल वेरिएबल्स। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं इसमें ये करता कि इसके नीचे एक और ब्लॉक क्रिएट करता और वहाँ पर भी मैं इन वेरिएबल्स को यूज़ करने की कोशिश करता, तो फिर प्रोग्राम मुझे एरर दे देता। क्यों? क्योंकि ये जो है लोकल वेरिएबल्स की डेफिनेशन ये है कि वो जिस ब्लॉक के अंदर, जिस कर्ली ब्रेसेस के जो है अंदर ग्रुप के अंदर उनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ किया जाता है, वो सिर्फ वहीं यूटिलाइज़ होते हैं। उसके बाद वो किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर कॉल करने पर वो यूटिलाइज़ नहीं होते। तो ये होते हैं लोकल वेरिएबल्स। इसी तरह लोकल वेरिएबल्स का अपोजिट हमारे पास जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि प्रोग्राम के हेडर में ही डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, यानी फंक्शनल ब्लॉक जो होता है उस ब्लॉक
से पहले ही इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद फिर ये वेरिएबल ना सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर कॉल किया जा सकता है बल्कि उसके अलावा दूसरे ब्लॉक्स के अंदर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं सेम प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम के अंदर अगर आप प्रोग्राम के स्टार्टिंग से पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करते हैं फिर उसको आप मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल की मिसाल है। ठीक है ना, ये इसी प्रोग्राम के मुख्तलिफ फंक्शंस में और मुख्तलिफ ब्लॉक्स में यूज़ होगा। तीसरी हमारे पास जो वेरिएबल की टाइप होती है उसको कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक एक्चुअली मेमोरी की एक खासियत होती है। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा ना स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी। तो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है हमारे पास, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी मेमोरी के अंदर जो वैल्यू होती है वो प्रिजर्व रहती है, सेव रहती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है स्टैटिक का कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। यहाँ मैंने जो वर्ड यूज़ किया है वो ये किया है कि वो वैल्यू को रिटेन करता है, प्रिजर्व करता है, बचा के रखता है। तो जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अगर उसके साथ आप उसकी डाटा टाइप से पहले स्टैटिक का वर्ड यूज़ कर देंगे तो ये कीवर्ड यूज़ करने के बाद वो वेरिएबल जो होगा वो आपके साथ इस तरह से बिहेव करेगा प्रोग्राम में कि उसकी वैल्यूज़ जो भी जो है एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होंगी तो वो वैल्यूज़ प्रिजर्व रखेगा, उनको लॉस्ट नहीं करेगा। प्रोग्राम की मदद से आपको बात समझ आएगी। तो मैंने छोटा सा जो है कोडिंग लिखी कि भाई प्रोग्राम आप स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपने एक जो है वेरिएबल एक्स रखा, उसकी वैल्यू असाइन कर दी 20। ठीक है ना, एक ही लाइन में डिक्लेयर और असाइनमेंट यहाँ पर कर दिया आपने। इसके साथ स्टैटिक का वर्ड यूज़ नहीं किया तो ये वेरिएबल जो है स्टैटिक नहीं है, ये हमारा सिंपल लोकल वेरिएबल है। फिर उसके नीचे मैंने एक और वेरिएबल जो है ना अपना डिक्लेयर और असाइन किया है जिसके साथ मैंने स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ कर दिया। अब ये स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है ना, अब आप देखिएगा कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है दोनों की जो है आगे जब इसको यूटिलाइज़ करेंगे। मैंने नीचे फंक्शन एक यूज़ किया एक ऑपरेटर्स लगा करके कि भाई एक्स की वैल्यू जो है उसमें इंक्रीमेंट करते जाओ 10 का। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा स्टार्टिंग वैल्यू अगर एक्स की 20 है तो फिर उसके बाद वो यहाँ पर जब आएगा तो एक्स की वैल्यू 10 ऐड करने के बाद असाइन करेगा तो 30 हो जाएगी। इसी तरह y की जो वैल्यू पहले से मेमोरी में थी 30, उसमें 10 इंक्रीमेंट होगा तो वो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ठीक है भाई, फिर उसके बाद मैंने नीचे जो है इनसे कहा कि भाई ये प्रिंट कर दो x और y की वैल्यूज़ को। तो ये तो मेरा एक अदद जो है ब्लॉक कंप्लीट हो गया। फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर इसी फंक्शन को, ये जो ऊपर फंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया है कि इस फंक्शन के अंदर ये काम हो रहा है कि दो वेरिएबल्स हैं, एक की वैल्यू 20 एक की वैल्यू 30, फिर उन दोनों में 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी फंक्शन को मैंने 3 दफ़ा दोबारा से कॉल किया कि भाई ये फंक्शन दोबारा से रिपीटेड हो। तो अब इसके रिपीटेड होने के बाद इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा कि यहाँ x की वैल्यू हर दफ़ा कांस्टेंट आ रही है। ठीक है भाई, लेकिन y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू हर दफ़ा चेंज होकर के आ रही है। फर्स्ट टाइम 40 हो गई थी तो अगली दफ़ा उसने 40 की जगह क्या किया 50। क्यों? क्योंकि उसने जैसा कि उसके आगे स्टैटिक लगा हुआ है तो स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है अपनी लास्ट वैल्यू को प्रिजर्व करता है। तो उसने अपनी वैल्यू को प्रिजर्व रखा। x की वैल्यू 20 थी, अगली दफ़ा जब दोबारा फंक्शन को कॉल किया तो उसने दोबारा से फंक्शन जब शुरू से स्टार्ट किया तो x को उसने दोबारा से 20 यानी स्टार्टिंग से उसने एक तरह से लिया। तो आप इसको ऐसे समझेंगे जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ना ये वॉश ऑफ नहीं होते प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। तो एक दफ़ा एग्जीक्यूट जब हो जाता है, एक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाती है तो ये अपनी वैल्यू को जो सॉल्व करके आई होती है उसको रिटेन करते हैं। जबकि जो दूसरे लोकल वेरिएबल्स होते हैं तो वो जैसे ही उसका ब्लॉक की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है तो वो वैल्यूज़ रिटेन नहीं रखते। ठीक है भाई, यानी कि उसको प्रिजर्व नहीं रखते लास्ट वैल्यू को। वो दोबारा से ब्लॉक रन होगा तो दोबारा से वो वैल्यूज़ वैसे ही असाइन होंगी। चलिए भाई, तो अब उसके बाद हमारे पास चौथी जो टाइप है वो है ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पास वो ऐसे लोकल वेरिएबल्स होते हैं जिनके साथ ऑटोमेटिक का वर्ड लगाने के बाद उनके साथ होता ये कि जैसे ही वो अपने ब्लॉक से प्रोग्राम आगे बढ़ता है तो वो वेरिएबल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो मेमोरी लोकेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। जबकि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। लोकल वेरिएबल्स अपने ब्लॉक से जब प्रोग्राम आगे बढ़ता है तो वो इनएक्सेसिबल ज़रूर हो जाते हैं लेकिन वो मेमोरी लोकेशन जो होता है वो डिलीट नहीं होता, यानी उनकी वैल्यू वहाँ पर मौजूद होती है लेकिन वो उस ब्लॉक के बाद आगे कहीं कॉल नहीं किए जा सकते। ठीक है ना, तो जब प्रोग्राम दोबारा से उस ब्लॉक पर जाएगा तो फिर वो वैल्यूज़ जो होंगी वो दोबारा से जो है ना वो यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन ऑटोमेटिक वेरिएबल के साथ ये होता है कि ये जो है थोड़ी सी मेमोरी स्पेस बचाता है कि ये जब तक ब्लॉक में होता है वो वेरिएबल क्रिएट होता है और जब उस ब्लॉक को ये एग्जिट करता है तो जो है उस
वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को डिलीट कर देता है। तो बस ये इसके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इसको इनिशियलाइज़ कराने के लिए आपको किसी भी लोकल वेरिएबल के साथ आउटो का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, तो वो जो है आउटो वेरिएबल बन जाएगा, लोकल वेरिएबल। पांचवी हमारी जो टाइप है वो कहलाता है एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल जो होता है ये जस्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल होता है, लेकिन इसके स्कोप में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ग्लोबल वेरिएबल तो किसी एक ही प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, और उसको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर किसी वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको फिर जो है आप मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर एक ही प्रोग्राम के अंदर कॉल करें, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। एक्सटर्नल वेरिएबल इससे एक स्टेप आगे होता है। ये वो वेरिएबल होता है जो किसी दूसरी फाइल से भी कॉल करके यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जैसे आपने अगर कोई एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के अंदर आपने जो है कोई वेरिएबल यूज़ किया है, तो आप जब अपने प्रोग्राम को उस प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ लिंक करेंगे तो वो वेरिएबल एक्सटर्नल वेरिएबल जो होता है ओवर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है यूज़ किया जा सकता है, तो वो वेरिएबल कहलाता है एक्सटर्नल वेरिएबल। जैसे मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि मैंने जो है एक वेरिएबल था जो एक प्रोग्राम के अंदर यूटिलाइज़ हुआ था और उसकी वैल्यू थी i = 98, ठीक है ना। तो ये यहाँ के लिए ये ग्लोबल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल होगा। यहाँ का ये ग्लोबल वेरिएबल मैंने उसको कनेक्ट किया दूसरे प्रोग्राम के अंदर कॉल करके, तो ये मेरा अब ये एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल वेरिएबल जो होता है वो किसी दूसरे प्रोग्राम से लिंक करें अगर आप वेरिएबल को, तो उसको फिर एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं। तो ये हमारी बेसिक 5 जो टाइप्स थी, ठीक है ना। इन पांचों टाइप्स में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना, मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन जो है इन सब में एक टेक्निकल सब में डिफरेंस है। तो ये वेरिएबल्स की पांचों टाइप के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आपको साथ में डाटा टाइप्स भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि डाटा टाइप्स हालांकि आपके सिलेबस के अंदर वैसे तो टॉपिक नहीं है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। और ये आपके मॉडल पेपर में जो आया था, क्वेश्चन भी आया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं ये आप बताइए, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डाटा टाइप्स बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स की होती हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है ना। ये बेसिक डाटा टाइप्स, इसके अलावा जो हमारी डाटा टाइप्स होती हैं उनको ड्राइव डाटा टाइप्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, पर वो अभी हमारे स्कोप और सिलेबस से बाहर है। तो बेसिक डाटा टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले, जैसे हमने अभी ऊपर इंटीजर्स का जिक्र किया था और हमने आपसे कहा था कि जब भी किसी वेरिएबल के साथ हम डाटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं तो वो उसके लिए डिफ़ाइन करने से उसकी मेमोरी लोकेशन पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि मुख्तलिफ डाटा टाइप्स की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होती है। एक और आपको यहाँ पे एक टेक्निकल बात बता दूँ कि यहाँ जो आप अभी पढ़ेंगे तो इसका हर किसी का मतलब नहीं है जैसे इंटीजर डाटा की मैंने 2 बाइट्स यहाँ पर मेमोरी लोकेशन लिखी हुई है तो सिर्फ 2 बाइट रहती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप किस हार्डवेयर के ऊपर उसको यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं तो इनकी मेमोरी जो है लिमिटेड होती है, लेकिन अगर हम यही प्रोग्रामिंग अगर हम मेन फ्रेम मशीन के लिए करेंगे, सी प्रोग्रामिंग से मेन फ्रेम मशीन के ऊपर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो फिर वहाँ पर हमारा मेमोरी साइज़ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, इन्हीं सारी डाटा टाइप्स का। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है मेन फ्रेम मशीन है तो उसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, तो हम यही डाटा टाइप्स के लिए उनकी मिनिमम लिमिट जो होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आप सुपर कंप्यूटर पे बना रहे हैं सी प्रोग्रामिंग से कोई एप्लीकेशन तो उसकी मेमोरी साइज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात थी। अच्छा, अब डाटा टाइप्स में इंटीजर हमारे पास ऊपर भी यूज़ हुआ था। इंटीजर ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं जो कि होल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। होल नंबर वैल्यूज़ को इंटीजर्स कहा जाता है। मिनिमम साइज़ इनका जो 16 बिट का जो प्रोसेसर होता है उसके लिए 2 बाइट्स की मेमोरी लोकेशन क्रिएट होती है। इसी तरह अगर हमारे पास रियल डाटा हो जिसको हम फ्लोट डाटा भी कहते हैं, फ्लोट डाटा का मतलब रियल वैल्यूज़ होती हैं, यानी वो नंबर्स जिनके साथ डेसिमल पार्ट अटैच हो तो उसको हम फ्लोट डाटा भी कहते हैं। तो इस डाटा टाइप के अंदर हमारे पास जो मेमोरी का साइज़ होता है वो 4 बाइट्स होता है। इसी तरीके से डबल डाटा टाइप जो होती है ये लार्ज फ्लोटिंग नंबर्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस डाटा टाइप के अंदर फ्लोटिंग नंबर जो जैसे नॉर्मली फ्लोट डाटा जो होता है 4 बाइट का होता है, अगर फ्लोट नंबर कोई बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा डेसिमल नंबर या एक्सपोनेंशियल नंबर यूज़ कर रहे हैं आप, तो फिर उसके लिए जो है डबल डाटा टाइप यूज़ की जाती है और इसके अंदर 8 बाइट तक की मेमोरी स्टोरेज होती है। इसी तरह चौथी हमारी डाटा टाइप जो होती है वो कैरेक्टर डाटा टाइप होती है और उसमें हम मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को जो है स्टोर करा सकते हैं।
तो इस डाटा टाइप के हमारे पास जो मेमोरी साइज़ होता है वो होता है सिर्फ 1 बाइट, ठीक है भाई। और आखिरी हमारी जो डाटा टाइप है उसे हम कहते हैं वॉइड डाटा टाइप। वॉइड डाटा टाइप का मतलब होता है कि कोई डाटा टाइप है ही नहीं। तो वॉइड का मतलब भी ये होता है एम्प्टी। तो वॉइड डाटा टाइप हमारे पास एम्प्टी डाटा टाइप को शो करती है। इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं ऐसे फंक्शंस के साथ जहाँ पर हमारे पास रिटर्न वैल्यू जो होती है वो नल होती है। तो ये हमारे बेसिक 5 जो हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स होती हैं। तो अब आज हमने जो बेसिक कंसेप्ट सीखे उसमें हमने कॉन्स्टेंट्स का, वेरिएबल्स का और डाटा टाइप्स का जिक्र किया है। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम जो है फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं हमारे। ठीक है भाई, थैंक यू।